नमस्कार, आप देख रहे हैं 5 का प्राइम टाइम और मैं हूं आपके साथ अमनदीप। 90 का दशक देश भर में राम मंदिर आंदोलन चरम पर था। राम नाम का ज्वर था। बीजेपी संघ, वीएचपी और शिवसेना समेत कई हिंदूवादी दल इस मुद्दे पर देश भर में प्रदर्शन कर रहे थे। राजनीति पर धर्म हावी होता दिख रहा था। हर और सिर्फ एक ही पुकार थी, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। जल्द से जल्द रामलला के लिए भव्य राम मंदिर के निर्माण की मांग उठ रही थी और इस दौरान अयोध्या के अलावा काशी और मथुरा के लिए भी स्वर उठ रहे थे। लेकिन राम मंदिर के लिए उठ रही आवाज के आगे उनका शोर कहीं दब गया, या यूं कहें कि राजनीति के तहत इन मुद्दों को उस वक्त ठंडे बस्ते में रखा गया। लेकिन साल नवंबर 2019 में जैसे ही राम मंदिर को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और राम मंदिर निर्माण का रास्ता प्रशस्त हुआ, तो साफ हो गया कि अब रामलला को ज्यादा दिन त्रिपाल में नहीं रहना पड़ेगा और जल्द ही अयोध्या धाम में उनके लाल की खोई प्रतिष्ठा मिल जाएगी। खैर, ये फैसला तो हो गया, लेकिन जो स्वर अभी तक राम मंदिर की मांग के चलते कहीं हाशिए पर पड़े थे, वो राम मंदिर की मांग पूरी होते ही उठने लगे। हम बात कर रहे हैं काशी और मथुरा की। काशी में बाबा विश्वनाथ मंदिर को और भव्य बनाए जाने का काम जोरों पर जारी है और इसके लिए विशाल कॉरिडोर बनाया जा रहा है। लेकिन मथुरा में हालात अभी भी जस के तस है। ऐसे में जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव मुहाने पर खड़े हैं, तो मथुरा को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। अब तक हर चुनाव में राम मंदिर की मांग उठाती रही बीजेपी इस बार लग रहा है कि नंदलाल भगवान श्री कृष्ण के मंदिर की मांग उठाने की तैयारी में है। भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुत्व की एक पिच पर उतरने की पूरी तैयारी कर ली है और आज डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के एक ट्वीट ने यह जाहिर भी कर दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि अयोध्या और काशी भव्य मंदिर निर्माण जारी है और मथुरा की तैयारी है। केपी मौर्य के ट्वीट से साफ पता चलता है कि इस बार भी लगता है कि विकास, महंगाई, रोजगार, एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट, कानून व्यवस्था, गन्ना भुगतान, एमएसपी जैसे मुद्दे चुनाव आते आते कहीं धूमिल हो जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से अयोध्या, मथुरा, काशी के एजेंडे के सहारे चुनावी नैया पार लगाने की कोशिश करेंगे। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि बीजेपी हिंदुत्व के मुद्दे पर हमेशा से आक्रामक रही है। ज्ञात हो कि राम मंदिर आंदोलन से पहले ही अयोध्या, काशी, मथुरा शुरू से ही बीजेपी के एजेंडे में शामिल रहा है। अयोध्या तो पूरा हो गया, लेकिन अब दावा किया जा रहा है कि मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद जिस जमीन के ऊपर बनाई गई है, वो श्री कृष्ण जन्मभूमि है। मुगल शासक औरंगजेब ने मंदिर तोड़कर यहां मस्जिद का निर्माण कराया था और इसी के तहत काशी के विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर भी विवाद जारी है और काशी में ज्ञानवापी के बगल में काशी विश्वनाथ धाम का निर्माण हो रहा है। और श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान जब 6 दिसंबर 1992 में विवादित ढांचे का कार सेवकों ने विध्वंस किया था, तो उस समय विश्व हिंदू परिषद एक नारा था, बाबरी मस्जिद झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। डिप्टी सीएम मौर्य का यह बयान ऐसे समय में आया है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 दिसंबर को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का शुभारंभ करने जा रहे हैं और कॉरिडोर का शिलान्यास मार्च 2019 में हुआ था और 2021 में खत्म होते होते काशी विश्वनाथ कॉरिडोर तैयार हो गया। लेकिन बीजेपी एजेंडे का तीसरा सिरा यानी कि मथुरा अभी बाकी है और आने वाले चुनाव में बीजेपी अयोध्या और काशी की झांकी दिखाकर वोट हासिल करने की कोशिश करे तो ये अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए। और अब कई सारे सवाल खड़े होने लगे हैं कि चुनाव आया, फिर हिंदुत्व का मुद्दा छाया। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ सवाल आपको बता दें। अयोध्या काशी की मांग पूरी, क्या अब मथुरा मजबूरी? और राम का नारा हुआ पुराना, अब कृष्णा करेंगे कारनामा। अयोध्या काशी पूरा, क्या कृष्ण बनाएंगे काम अधूरा? 2022 की बिसात, राम के बाद कृष्ण पर होगी बात। आज इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे, लेकिन कुछ खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ गए हैं। साक्षी दिवाकर हमारे साथ में जुड़ी हैं, बीजेपी से प्रवक्ता हैं। शौकत अली हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, जो कि समाजवादी पार्टी से नेता हैं, और साथ ही प्रोफेसर
अमित उपाध्याय जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, जो कि राजनीतिक विश्लेषक है। आप तीनों का बहुत स्वागत है। और सबसे पहले शुरुआत साक्षी जी आप ही से करूंगी मैं कि बीजेपी का अभी तक जो नारा था, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, और अब चुनाव आते आते फिर वही पुराना राग। सबका साथ, सबका विकास, सबके प्रयास से और सबका विश्वास है। तो हमारा नारा नहीं है, नारा आज भी वही है हमारा, और उसी के अंतर्गत हम कार्य भी कर रहे हैं। 2014 से जब से शुरुआत हुई है हमारा जो ये नारा है, हम उसी के साथ कार्य कर रहे हैं। उसी के वजह से जनता का समर्थन लगातार बढ़ता चला जा रहा है। जो एक समर्थन जो मिलना शुरू हुआ था 2014 में, और जो भी हमारी योजनाएं हैं वो हम घर घर ले जाने में कामयाब हुए हैं, क्योंकि हमने बिना किसी भेदभाव के कार्य किया है। और जनता भी ये चीजें देख रही है। इसलिए जो पहले के समीकरण थे, अब उससे बदले हुए समीकरण हमें देखने को मिल रहा है। जो पहले एक एम बाई फैक्टर चलता था, वो भी अब हमारे पक्ष में आता हुआ नजर। जी साक्षी जी, जब विकास आपकी पार्टी ने किया है, तो फिर आप विधानसभा चुनाव से ठीक ऐसा ट्वीट कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम, तो सवाल तो यहाँ पर खड़े होंगे ना। देखिए, पिछले 5 वर्षों में चाहे ये होली बरसाने की होली हो या फिर अयोध्या का दीपोत्सव हो, तो लगातार इस जो हमारा आस्था का केंद्र है उस पे भी कार्य कर रहे हैं। तो उसी के ऊपर एक ट्वीट किया गया है, उसे अन्यथा ना लिया जाए। और भव्य कॉरिडोर का निर्माण हो ही रहा है। 13 दिसंबर को प्रधानमंत्री जी आके उसका उद्घाटन कर ही रहे। तो लगातार हर क्षेत्र में कार्य कर रही है भारतीय जनता पार्टी। उसके लिए इसे हिंदू मुस्लिम रंग देने की या फिर अयोध्या का मथुरा का मस्जिद से मिलाकर नहीं देखना चाहिए इस चीज को। नहीं साक्षी जी, देखिए सवाल तो यहाँ पर खड़े होंगे ना, क्योंकि वो डिप्टी सीएम है, कोई मामूली कार्यकर्ता नहीं है किसी पार्टी के। अगर डिप्टी सीएम के द्वारा इस तरह का ट्वीट किया जाएगा, वो भी विधानसभा चुनाव से ठीक पहले, और आप जो कार्य की बात कर रही हैं वो तो 2 साल से जारी है, पहले 2 साल पहले क्यों नहीं किया गया इस तरह का ट्वीट? 5 वर्षों से लगातार उस क्षेत्र में कार्य हो रहे हैं। इन तीनों जगह पे अभी जो हम अगर मथुरा की बात करें तो तीर्थ स्थल भी घोषित किया गया है उसे। तो उस दृष्टि से भी वहां पे बहुत सारे कार्य चल रहे हैं। बनारस में तो चल ही रहे हैं, साथ में अयोध्या का भव्य मंदिर का निर्माण चालू हो ही चुका है, वो भी जल्द सबके सामने आएगा। ठीक है, शौकत अली जी भी हमारे साथ पे जुड़े हुए हैं। शौकत जी, साक्षी जी का कहना है कि काफी लंबे समय पे बीजेपी कार्य कर रही है, और ये जो ट्वीट है ये इसे साधारण तौर पर लिया जाए, ना कि अन्यथा। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? की आवाज नहीं आ रही थी, लेकिन अगर इनके वक्त से कहा जाता है। शौकत जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी, आपकी आवाज आ रही, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी बिल्कुल। शौकत जी, साक्षी जी का ये कहना है कि ट्वीट को अन्यथा ना लिया जाए, बीजेपी शुरुआत से ही कार्य कर रही है, इससे पहले कॉरिडोर भी बनाया गया है। देखिए अमनदीप जी, भारतीय जनता पार्टी की एक सोची समझी साजिश होती, वोटों का पोलराइजेशन कैसे हो, तुष्टीकरण कैसे हो, इस तरह के ट्वीट किए जाते। आज उत्तर प्रदेश की जनता इनसे ये सवाल ना करे कि उत्तर प्रदेश में आज पुलिस डकैत बनी हुई है, पुलिस हत्यारी बनी हुई है, पुलिस अत्याचार से उतारू हो गई, अपराधियों का काम पुलिस कर रही है। सवाल ना हो, इसलिए इस तरह के ट्वीट लाजमी है। इनसे कोई सवाल ना करे भारतीय जनता पार्टी के सरकार से कि आज नौजवानों का भविष्य हंसिए पे आ गया है, नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़ हो रही है। इन सब सवालों से बचने के लिए इस तरह के ट्वीट किए जाते हैं, पोलराइजेशन करने के लिए, वोट को डाइवर्ट करने के लिए, और अपने आप को हिंदूवादी चेहरा बताने के लिए। अभी साक्षी जी भी शायद बोल रही थी, मुझे हल्की हल्की आवाज आ रही थी, ठीक से इनकी आवाज नहीं आ पाई। अपने आप को हिंदूवादी चेहरा बताने के लिए तमाम कोशिश। तो शौकत जी, जिन्ना कार्ड तो आपकी पार्टी भी खेल रही थी ना, अब आपको तकलीफ क्यों है? मैं अमनदीप जी में पूरी बात नहीं हुई। जिन्ना की बात करेंगे, मैं जवाब दूंगा तो शायद इनको सुनना भी पसंद नहीं आएगा। देखिए, जिन्ना प्रेमी तो भारतीय जनता पार्टी है, और हिंदू से सबसे ज्यादा नफरत करने वाली पार्टी भी भारतीय जनता पार्टी है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, शायद साक्षी जी को मालूम ना, अमनदीप जी, कि सबसे पहले जिन्ना की मजार पे पार्टी का नेता गया। और अगर जिन्ना से सच में भारतीय जनता पार्टी को नफरत है तो मुझे बताने का काम करिए, उत्तर प्रदेश की सरजमी पे वो कौन सा शिक्षक संस्थान है जहाँ आज भी जिन्ना की फोटो लगी है, और भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने इस बात की मांग की थी कि आप इस फोटो को हटा दीजिए। क्या साक्षी जी आपकी पार्टी ने हटाया? नहीं हटाया। उत्तर प्रदेश में भी आपकी सरकार है, देश में भी आपकी सरकार है, फिर भी आप अपने सीने पे। तो शौकत जी, क्या इसमें भी कंपटीशन नहीं, तो क्या इसमें भी कंपटीशन किया जा रहा था कि बीजेपी जा रही है तो आप भी? सुन लीजिए अमन दीजिए, हमारा कोई कंपटीशन नहीं। हम तो सरकार से मांग करते हैं
या कि आपके अंदर नैतिकता और आपके अंदर हिम्मत नहीं, आपको डर लगता है किसी चीज से। तो साक्षी जिसे मैं कहूंगा कि आप मुझे परमिशन दिला दीजिए सिर्फ उस कॉलेज तक जाने की, उस कॉलेज का गेट के अंदर मुझे एंट्री करा दीजिए, उसके बाद 1000 मुकदमे मुझ पर लगा दीजिएगा, मैं वो फोटो निकालूंगा, फिर चाहे जितना विरोध मुसलमानों का हो मैं फोटो निकालूंगा। आपकी हैसियत नहीं है, आपके अंदर हिम्मत नहीं। पूरी भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज करके कह रहा हूँ, पूरी भारतीय जनता पार्टी के अंदर चैलेंज करके कह रहा हूँ। तो शौकत जी, आप कहना चाह रहे हैं कि ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही है बीजेपी? ठीक है, जवाब ले लेते हैं। साक्षी जी क्या कहना चाहेंगे? ध्रुवीकरण की राजनीति का आरोप लगा रहे हैं आप पर। ये लोग राजनीति करते आए थे, लेकिन अब एमवाई फैक्टर को भी ये दिख गया है कि उनके कार्यकाल में उनको सिर्फ एक वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन उनका विकास का कोई कार्य नहीं होता था। जब वो हमारी तरफ आते हुए इनको नजर आए तो इन्होंने उसके मायने ही बदल दिए, उसके मायने इन्होंने कर दिए महिला प्लस यूथ। तो मैं इनको ये बताना चाहती हूँ कि जिन्ना का जो भूत निकाला है इस चुनाव को आते देख के, वो इन लोगों ने निकाला है, उसके बाद कांग्रेस ने निकाला है। तो लगातार हमें आवश्यकता नहीं है, हम अपने विकास के मुद्दे के साथ में ही जनता के बीच में जाना चाहते हैं। इन लोगों को आवश्यकता पड़ रहा है कि तुष्टीकरण की राजनीति दोबारा शुरू करें या जिन्ना को दोबारा बीच में लेकर आए। तो मैं इनसे यही कहना चाहूंगी, जो हमारा एमवाई फैक्टर, मैं बार बार अभी आजकल ये बोल रही हूँ कि हमारे पास एक एमवाई फैक्टर है, मोदी और योगी, उसके आगे इनके सारे फैक्टर्स फेल होते नजर आ रहे हैं। इसलिए कभी जिन्ना लेकर आ जाते हैं, कभी किसी की तारीफ करने लग जाते हैं। तो इस तरीके की राजनीति अब जनता यहाँ की उत्तर प्रदेश की बहुत जागरूक है, उसे पता है कि उसके लिए कार्य कौन कर रहा है, उसके सुख दुख के समय पे उसके साथ में कौन रहता है। देखिए अमनदीप जी, पूरी भारतीय जनता पार्टी हिंदू विरोधी पार्टी, ये मुसलमानों से प्रेम ना करें सबकी नहीं, वो तो इनकी शुरू से आदत रही। जब से पार्टी का दरअसल है, जब से पार्टी बनी तब से मुसलमानों के विरोध में ही खड़ी रही। इनके पास और कोई सब, लेकिन हिंदुओं का भी विरोध करते हैं लोग। मैं इस बात को बड़ी गंभीरता से कह रहा हूँ, हिंदुओं का विरोध ये लोग इसलिए करते हैं। आपको याद होगा जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आवास में प्रवेश कर रहे थे तो गंगा जल से धुलवाया था उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री आवास को। अच्छा, मैं जानना चाहता हूँ इन लोगों से कि उत्तर प्रदेश के जो मौजूद उत्तर प्रदेश जो मुख्यमंत्री थे अखिलेश जी, वो कौन सी बिरादरी थे? वो हिंदू हैं या नहीं? अछूत हैं क्या? वो नापाक थे क्या? तमाम चीजें ये उत्तर प्रदेश और शौकत जी, इससे तो अछूत आप भी नहीं है ना। बसपा और सपा ने जातिवाद के आधार पर कितना बांटा है, ये उत्तर प्रदेश की जनता ही नहीं पूरा देश जानता। मैं दूंगी आपको मौका, दूंगी आगे भी दूंगी, लेकिन अमित जी से मुझे एक मैं पूछना चाहता हूँ, सच्चाई आप पूछ लेने दीजिए ना। भारतीय जनता पार्टी से जितना पूछना चाहता हूँ, क्या हमारे माननीय अखिलेश यादव जी भी एक हिंदू है? वो अछूत नहीं है, वो नापाक नहीं है, वो किसी तरीके से गंदे नहीं है। मैं इतना जानना चाहता हूँ, शुद्धिकरण कब होता है? शुद्धिकरण कब होता है? या तो आप हिंदू नहीं मानते अखिलेश जी को, और या तो आप उनको अछूत मानते हैं, या तो नापाक मानते हैं। इतना बताना चाहती हूँ, हमारी हिंदू संस्कृति में जब भी गृह प्रवेश होता है तो गंगा जल को छिड़का ही जाता है। इतनी बातें पता होनी चाहिए किसी भी व्यक्ति को। लेकिन परेशानी ये थी कि 2012 से 2017 साक्षी जी, शौकत जी मुद्दे से मत भटकिए। अमित जी आपके पास में आऊंगी। अमित जी, शुरुआत में ये लग रहा था कि इस बार जो उत्तर प्रदेश का चुनाव होगा वो जातिगत समीकरण से कुछ हटकर होगा, यानी कि जो विकास के मुद्दे थे वो काफी ज्यादा हावी होते हुए दिखाई दे रहे थे, क्योंकि हम देख रहे थे कि मुख्यमंत्री हो या फिर प्रधानमंत्री हो, बैक टू बैक दौरे, उसके बाद में कई बड़ी सौगातें, लेकिन उसके बाद तो फिर वापस से वहीं आ गए, ऐसा लगता है जहां से शुरू हुए थे। क्या कहना चाहेंगे? ये है कि राजनीति के विषय में बात यह है कि राजनीति के विषय में कहा जाता है कि पॉलिटिक्स इज द गेम ऑफ फेयर एंड फाउल। तो यहाँ पे जो अंतिम लक्ष्य होता है वो सत्ता को प्राप्त करना होता है। इस दृष्टिकोण से भारतीय राजनीति में, चाहे उत्तर प्रदेश की राजनीति हो या कुछ भी, जातिगत राजनीति या धर्म की राजनीति हमेशा हावी रहा है, मुद्दे हावी रहे हैं। 1991 से लेके और आप कह सकते हैं कि 1997 तक ये जो कमंडल पॉलिटिक्स रही, धर्म की राजनीति रही, और 1997 से लेके 2017 तक जातिगत राजनीति का मुद्दा उत्तर प्रदेश की राजनीति में हावी रहा। 2017 से फिर ये एक तरह से कमंडल पॉलिटिक्स यानी धर्म की राजनीति शुरू हुई, जो मंदिर अंडरकरंट के साथ मोदी लहर ने लगभग उत्तर प्रदेश में 403 में से 312 सीटें जीत बीजेपी को मिली है। अब आपका प्रश्न यह है कि क्या पुनः वही मुद्दे आएंगे? मैं यहाँ पर स्पष्ट रूप से और एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर कहता हूँ कि राजनीति में हमेशा वही मुद्दे चूज किए जाते हैं जो अंतिम रूप से चुनाव जिता पाने में सक्षम होते हैं। विकास के मुद्दे रहे हैं और अभी तक हैं भी, लेकिन अभी जो डेविएशन दिखाई पड़ रहा है, जो आज मौर्य जी के ट्वीट से दिखाई पड़ा, अभी साक्षी ने बहुत अच्छी बात की कि एमवाई फैक्टर,
मोदी योगी, और शायद सपा की राजनीति में भी एमवाई फैक्टर है कहीं न कहीं। तो एमवाई फैक्टर तो बहुत ही राजनीति में हावी होता हुआ दिख रहा है। लेकिन मैं यही कहना चाहता हूं कि मंदिर की बात जब 2019 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये एक डिसीजन दे दिया गया, तो पुनः उसी मुद्दे पर अटक कर और वोट को प्राप्त करना कहीं न कहीं बीजेपी कॉन्फिडेंस, मुझे लगता है कि उसको थोड़ा ये लग रहा है कि विकास के मुद्दों से ही क्या सीटें हमें प्राप्त हो जाएंगी, तो ऐसा उनको लगता है कुछ कॉन्फिडेंस की थोड़ी कमी, इसलिए डेविएशन हो रहा है उनका, मुद्दों ये भटक रहे हैं, थोड़ा सा डेविएट हो रहे हैं, तो ये मंदिर के राजनीति की तरफ जा रहा है। मैं ये कहता हूं केवल बीजेपी ही नहीं, आप देखिए कि आज की राजनीति में सभी हिंदुत्व माइल्ड हिंदुइज्म की तरफ बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। जब केजरीवाल जी भी आते हैं, अयोध्या का दर्शन करते हैं, मनीष सिसोदिया जी अयोध्या का दर्शन करते हैं, ओवैसी साहब अयोध्या से ही चुनावी रणनीति की शुरुआत करते हैं। जब सतीश चंद्र मिश्रा जी ब्राह्मण सम्मेलन करने जाते हैं तो अयोध्या में दर्शन करके जाते हैं। तो ये केवल बीजेपी को ही नहीं, ये सभी राजनीतिक दलों को, प्रियंका जी भी जाके अयोध्या में दर्शन करते हैं। वाकई में अमित जी सही कहा आपने कि ये सिर्फ बात बीजेपी की नहीं है, तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो इस तरह की राजनीति करती है, जिसके बाद से जो सियासी गलियारे हैं उनमें हलचल शुरू हो चुकी है। खास पैनल हमारे साथ में जुड़ा हुआ है। साक्षी जी, दोबारा से आप ही के पास में आऊंगी मैं कि बीजेपी अब बैकफुट पर क्यों नजर आ रही है? पहले विकास को लेकर बहुत दावे किए जा रहे थे, जनता में भी काफी ज्यादा उत्साह देखा जा रहा था, लग रहा था कि जातिगत समीकरण के अलावा भी इस बार इलेक्शन में कुछ खास रहेगा। जो विकास के दावे और वादे हमेशा से ही पार्टियां करती रही हैं, इस बार जो चुनावी मुद्दा विकास ही होगा। लेकिन अब देखा जा रहा है कि बीजेपी बैकफुट पर आ गई है। क्या यही एक कारण है कि एक बार फिर से हिंदू मुस्लिम की लड़ाई शुरू हो चुकी है? 2022 के चुनाव में जा रहे हैं और मैं बार बार यही बात बोलती हूँ कि पिछले 2014 से केंद्र द्वारा जो कार्य किए गए हैं और 2017 में प्रदेश द्वारा जो कार्य किए गए हैं वो हम घर घर पहुंचने में कामयाब हुए हैं। हमारा कोई ही घर रह गया होगा जहां तक हमारी योजनाओं का लाभ नहीं पहुंचा है। कोर्ट में केस चल रहा है, कोर्ट में केस चल रहा है। राम मंदिर की भी अगर बात करें तो वो बीजेपी की उपलब्धि नहीं थी, सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। आप लोग बार बार इसे खींच के अपने पाले में क्यों ले जाते हैं? वहाँ पे निर्माण कार्य भारतीय जनता पार्टी की भाजपा यहाँ उत्तर प्रदेश की सरकार करवा रही है। मैं उस चीज की बात करी थी, निर्माण की बात करी थी। अभी भव्य जो लेकिन मथुरा की तैयारी की जो डिप्टी सीएम बात कह रहे हैं, लेकिन ये तो आपको भी पता होगा ना कि अभी तो कोर्ट फैसला सुनाएगी, उसके बाद में ही वहां पर फैसला होगा, उसके बाद में ही तैयारी होगी। तो वहां पर भी एक देखिए, जब बनारस की बात करते हैं तो वहां पे भी विकास के कार्य किए गए, जबकि कानून की अंतर्गत रहकर सारे कार्य किए गए। और वही चीज मथुरा में भी किया जा रहा है, वही चीज अयोध्या में भी किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत पे कानून से खिलवाड़ करना नहीं जानती और ना ही जो करते हैं उनको करने देती है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, समय की कमी है। साक्षी जी मेरे पास में, शौकत जी आपके पास में आऊंगी, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पूरे मुद्दे पर? अभी भले ही आप आरोप लगा रहे हैं, लेकिन बाद में जब फिर राम मंदिर का निर्माण हो जाएगा फिर आप कहेंगे कि हमें क्रेडिट नहीं मिला। जैसे कि आपने राम मंदिर जब बना था उस वक्त भी आपकी बातें कुछ ऐसे ही कही गई थी। पहले आप ही लोग सबूत मांग रहे थे, कई सारे सवाल खड़े किए गए। अब देखिए बीजेपी ने तो अपना कार्ड खेल दिया है, अब आपकी आगे क्या कुछ आपकी पार्टी की रणनीति रहेगी? और ना ही हम उसकी बात कर रहे हैं, हम तो सीधी बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के नौजवानों को रोजगार कब मिलेगा, उत्तर प्रदेश की आवाम को व्यवस्थाएं कब मिलेगी, अच्छी विकास कार्य कब मिलेंगे। अभी मैं एक पोस्टर देख पा रहा था, इन्होंने कहा है कि हमने 45 लाख शहरी आवास दिए हैं। अमनदीप जी 4-5 लोगों को आप भी व्यक्तिगत जानती होंगी, ऐसा नहीं कि नहीं जानती होंगी, और भी हमारे पैनलिस्ट बैठे हैं सब जानते हो। किसी एक आदमी का नाम बताइए जो आपके जानने वाले में वो आवास मिल गया हो। जिन गरीबों को आप जानते हो, हम तो नहीं जानते ऐसे किसी व्यक्ति को आवास मिला। मैं अपनी पूरी विधानसभा की बात कर रहा हूँ, अगर 45 लाख लोगों को मिला होगा तो मेरी विधानसभा में 1-2 आदमी तो आ ही गए होंगे, उनमें भी नहीं मिला। तो ये पोस्टर बाज लोग आज उत्तर प्रदेश को गुमराह करने के पूरा भरसक प्रयास। शौकत जी आपके सवाल का जवाब देना, साक्षी जी बहुत संक्षिप्त में जवाब दीजिएगा। जनता के बीच में जाइए, ट्विटर और प्रेस कॉन्फ्रेंस की राजनीति छोड़िए, आपको दिखाई देगा कि कितने मकान बन रहे हैं। अरे हमने आपके जैसा चश्मा नहीं लगाया साक्षी जी, हमने आपके जैसा। ठीक है अमित जी आपके पास में आऊंगी। अमित जी, साक्षी जी, शौकत जी प्लीज शांत हो जाइए। अमित जी आपके पास में आऊंगी। जैसे कि आपने इससे पहले भी जिक्र किया कि जो राजनीतिक पार्टियां रही हैं हमेशा से उन मुद्दों को भुनाने की कोशिश करती रही हैं जिनसे उनको राजनीतिक फायदा मिलता रहा है, तो क्या अब ये माना जाए कि उत्तर प्रदेश में भी इसकी शुरुआत हो चुकी है? और क्या लगता है आपको, क्योंकि अभी तक तो इसको लेकर
विधानसभा चुनाव से पहले कोई फैसला आएगा, इसकी कहीं भी संभावना नहीं देखी जा रही। तो क्या लगता है कि राजनीतिक फायदा कुछ बीजेपी को होता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए अमनदीप जी, मैं एक बात बताऊं आपको कि सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर मैंने बीच में ही आपने मुझे रोका था, तो मैं ये कहता कि सभी दल लगभग सॉफ्ट हिंदू पॉलिटिक्स की तरफ बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात होती है, जो आप प्रश्न कर रही है उसका एक ही उत्तर मैं अगर शायद दूं तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि इसके पीछे की वजह क्या है। आज लगभग सभी राजनीतिक दलों को ये लगता है, और ऐसा होता भी है राजनीति में, कि शायद धर्म आधारित राजनीति जो ये कर रहे हैं, ये चूंकि सीधा धार्मिक भावना सीधे सीधे मतदाता से जुड़ा होता है। धार्मिक भावना ऐसी भावना होती है जिससे सीधे तौर पर मतदाता जुड़ा होता है। तो दलों को यह लगता है कि अगर हम सीधा धार्मिक भावना के आधार पर वोट लेने का प्रयास करेंगे तो ये ज्यादा एक तरह से लाभकर होगा, बजाय इसके कि हम विकास के मुद्दों पर बात करें। शायद यही कारण है। मैं ये नहीं कह सकता कि बीजेपी ने विकास नहीं किया है, बहुत सारी चीजें नहीं भी किया है, जैसे बेरोजगारी की बात आ रही है, बहुत सारी चीजें बची भी हुई हैं। लेकिन अमित जी, इसका जो दूसरा पहलू है उसको भी इग्नोर नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस बार हम देख रहे हैं कि महंगाई का मुद्दा हो या फिर बढ़ती बेरोजगारी है, वो भी चरम पर है। उसको लेकर भी जो आक्रोश है वो जनता में देखा जा रहा है। और कहीं ना कहीं अगर हम कहें तो 2017 के मुकाबले अब जनता काफी ज्यादा अवेयर होगी। तो जिस तरह से अब ये कार्ड जो खेले जा रहे हैं, ये कितना कारगर साबित होंगे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो जातिवाद पर जो राजनीति है वो शुरू हो चुकी है। अब ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा कि 2022 के इलेक्शन के जब परिणाम आते हैं तो कितना फायदा राजनीतिक पार्टियों को इसका मिलेगा। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।